नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि SB26 जो है उसे किस तरह से मेंटेन करना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो डेली अकाउंट है उसे किस तरह मेंटेन करना होता है। देखिए दोस्तों, जब आप डेली अकाउंट का मतलब ही है कि डेली अकाउंट जो भी आपका काम हुआ है आपके ब्रांच ऑफिस में, खासकर डिपॉजिटरी रिलेटेड, या फिर आपने कौन सा पार्सल रिसीव किया है, कौन सा सीओडी, सीओडी का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी, जो भी मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपने जो आर्टिकल आपको रिटर्न करना है, उस चीज़ को आपको टोटली ब्रीफली आपको जितने भी विड्रॉल और डिपॉजिट हुआ है, कौन सा स्टाम्प आपने बेचा है, वो सब कुछ डेली अकाउंट में आपको मेंशन करना पड़ता है। आपके ज्वाइनिंग डेट से ही, जिस दिन से आप चार्ज लेते हैं उस दिन से आपका रेजिग्नेशन देने तक, प्रत्येक दिन सिर्फ हॉलीडे और संडे, मतलब जो आपके छुट्टी के दिन होते हैं उस दिन आपको डेली अकाउंट नहीं मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जितने भी वर्किंग डेज है प्रत्येक दिन आपको डेली अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये डेली अकाउंट जो है वो इस तरह से एक फॉर्म जैसा आता है, और इसे किस तरह से मेंटेन करते हैं चलिए दोस्तों मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसे मेंटेन करते हैं। दोस्तों, अब तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उस वीडियो के जो जो टॉपिक मैंने कवर किया है उसके रिलेटेड अगर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर देने के लिए 100% कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, ये है जो डेली अकाउंट है, ये वाला इतना बड़ा एक फॉर्म होता है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पे लिखा है कि नेम ऑफ BO, अर्थात आपका ब्रांच ऑफिस का नाम। ये है खाता डाक, तारीख मोहर खाता डाकघर, अर्थात तारीख मोहर मतलब डेट स्टैम्प। आपको डेट स्टैम्प इधर लगाना है। डेट स्टैम्प लगाने के बाद आपको डेट मेंशन करना पड़ेगा। ऊपर वाले में आपका ब्रांच ऑफिस नाम, नीचे वाला ये जो डॉटेड लाइन है इसमें आपका सब पोस्ट ऑफिस का नाम मेंशन करना है। उसके बाद फिर से इधर आपका जो भी ब्रांच ऑफिस होगा उसका नाम, फिर इधर डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, मतलब आपका जो लास्ट ट्रांजैक्शन होगा, जिस दिन आपने लास्ट ट्रांजैक्शन किया है उस डेट को मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट डेली अकाउंट मतलब आपने पिछले दिन, सपोज आपने आज ट्रांजैक्शन किया है, 1 तारीख को सपोज आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो यहाँ पे आपको अगर 30 तारीख का मंथ एंड होता है और 1 तारीख से सपोज अगला महीना शुरू हो रहा है, तो एक मैं एग्जाम्पल के तहत समझा रहा हूँ, आप समझिए। अर्थात आप 1 तारीख को सपोज ये डेली अकाउंट भेज रहे हैं, तो 30 तारीख को, अगर वो महीना 30 दिन वाला है, तो 30 तारीख को आपने कितने रुपया लास्ट था आपका ट्रांजेक्शन, जो टोटल अमाउंट था, अर्थात आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, वो इधर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आज आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। अगर आपने जो भी कैश अगर रिसीव किया है आपने सब पोस्ट ऑफिस से, तो इधर कितना अमाउंट मेंशन क्या किया जाएगा, जो भी आपने उनसे रिसीव किया होगा। अगर नहीं किया है तो ब्लैंक। उसके बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट, अर्थात SSA अकाउंट, अगर आपने उस दिन सुकन्या के अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। मनी ऑर्डर अगर आपने कुछ भी किया है तो इधर उसका अमाउंट नहीं तो छोड़ देना है। अगर आपने SB अर्थात सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट किया है तो मेंशन करना है। अगर RD, रिकरिंग डिपॉजिट मतलब RD, अगर डिपॉजिट किया है तो कितना अमाउंट किया है। देखिए, हाँ, इधर जो भी आप मेंशन करेंगे, उस दिन सपोज आपने 5 RD अकाउंट में डिपॉजिट किया है तो पांचों अकाउंट में जो टोटल वैल्यू होगा वो मेंशन करना है इधर। अर्थात आप कलेक्टिवली टोटल अमाउंट को ही, जितना भी सेविंग्स, सपोज आपने 10 व्यक्तियों का सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किया है, तो 10 सेविंग्स अकाउंट में जो टोटल वैल्यू होगा डिपॉजिट के बाद वो इधर लिखना है। हाँ, कुछ कुछ लोग जो है
वो 1-2 महीने के बाद आरडी में अगर डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें फाइन लगता है। तो फाइन जो भी लगेगा वो डिफ़ॉल्ट फ़ी में आपको लिखना है। ये देखिए, डिफ़ॉल्ट फ़ी ऑन आरडी कलेक्टेड, मतलब जो फाइन लगा है उन्हें वो इधर आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए टाइम डिपॉजिट, अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट खोला है, 1 ईयर वाला या 2 ईयर या 3 या 5 ईयर, जो भी होगा उस ईयर वाले में टिक लगाना है और इधर इधर उसका अमाउंट लिख देना है। देखिए याद रखिए, आपका जो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है, आप एक ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर हैं तो आप 50,000 रुपया तक फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट खोल सकते हैं। आप चाहे तो 1-2 लाख वाला अकाउंट ब्रांच पोस्ट ऑफिस में नहीं खोल सकते। अगर आपको खोलना ही नेसेसरी लगता है तो अगर कोई आदमी 1 लाख रुपया लेके आता है तो आप उसे कन्विंस करके आप उसे स्प्लिट करके दो 50-50 हज़ार वाला रुपया वाला अकाउंट में आप उसे बदल कर लिख सकते हैं। तो इस तरह से, और जो भी टाइम डिपॉजिट आपने उस दिन किया है वो इधर लिखना है। अगर सेविंग सर्टिफिकेट देखिए, सेविंग सर्टिफिकेट ये आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरली पोस्ट ऑफिस में हम सुकन्या और ये जो सेविंग्स बैंक, आरडी और टीडी, हम ये 4 चीज़ें ही नॉर्मली हमारे यहाँ पे खोला जाता है ये खाता। बाकी ये जो सेविंग सर्टिफिकेट है, एनएसवाई है या केवीपी है, ये सब पोस्ट ऑफिस में ही किया जाता है। और देखिए ये आरपीएलआई प्रीमियम कलेक्टेड लिखा है। अगर आपने पीएलआई का जो अकाउंट है अगर वो खोला है तो इधर साइड में स्लैश करके तो पीएलआई लिख दीजिए, डिपॉजिट पीएलआई जितना अमाउंट होगा। देखिए पीएलआई आरपीएलआई दोनों के लिए जो टोटल अमाउंट होगा वो इसी रो में लिख देना है। देखिए इधर आईपीवीपी के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है और सीएससी के बारे में। तो इधर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट सपोज क्या करना पड़ेगा, 16 नंबर पॉइंट देके आपको लिखना पड़ेगा डिपॉजिट आईपीवीपी अमाउंट जितना, या फिर डिपॉजिट सीएससी जितना अमाउंट होगा उतना। अर्थात आपको खुद इधर 15 नंबर तक है, 16 में आईपीवीपी सपोज, और सीएससी हुआ है तो 17 नंबर देके सीएससी डिपॉजिट उसका अमाउंट। तो ये दोनों इधर मेंशन नहीं है लेकिन आपको करना पड़ेगा। सेम इधर देखिए, आपने उस दिन जो भी विड्रॉ किया है उसके बारे में डिटेल है, जो भी विड्रॉल होगा। हाँ इधर भी देखिए जो आईपीवीपी है उसके बारे में कुछ नहीं है, तो ये जो ब्लैंक लाइन है यहाँ पे लिख देना है कि आईपीवीपी विड्रॉन उसका अमाउंट, इधर टोटलिंग करके विड्रॉल अमाउंट, इधर टोटलिंग करके डिपॉजिटरी अमाउंट, दोनों को माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वो इधर लिखना है। जितना अमाउंट होगा उसे वार्ड में लिखना है, और वार्ड में लिखते वक्त यहाँ पे आपका सारा नहीं माने मतलब नहीं पूरा हो पाएगा, इसमें आपका पूरा सेंटेंस जो है आप नीचे इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इतना छोटा लाइन है। तो इधर आप उसे लिख सकते हैं। और देखिए मैक्सिमम केस एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए होता है 30,000 नॉर्मली और 15,000 मिनिमम। मैक्सिमम 30,000, मिनिमम जो है वो 15,000, और जो पोस्टेज स्टाम्प होता है वो 500, रेवेन्यू स्टाम्प है वो 100 रुपया। इधर देखिए कैश एंड करेंसी नोट में क्या लिखना है, जितना भी अमाउंट ये डिपॉजिट और विड्रॉ को माइनस करने के बाद आपने इधर मेंशन किया है वही आपका कैश एंड करेंसी नोट भी है। अगर आपने कोई स्टाम्प बेचा है तो कितने रुपये का बेचा है तो इधर लिखना है। देखिए पोस्टेज स्टाम्प का वैल्यू जो होता है वो 5 रुपया और रेवेन्यू स्टाम्प का होता है 1 रुपया। मैं पोस्टेज और रेवेन्यू स्टाम्प के बारे में किसी अलग वीडियो में ब्रीफली बताऊंगा। आज सिर्फ इतना ये जानिए कि अगर स्टाम्प बेचा है तो उधर उसका वैल्यू लिखना है, इन तीनों को टोटल करने के बाद जो होगा इधर लिखना है। ये वाले का छोड़ दीजिए। आप अगर कोई सीओडी आपने रिसीव किया था तो सीओडी का अमाउंट, उसका आर्टिकल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई लेटर आप रिटर्न कर रहे हैं तो उसके बारे में इधर लिखना पड़ेगा। अगर आपने जो जो डिपॉजिट और विड्रॉल किया है इधर मेंशन करना पड़ेगा। इधर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट नंबर, नेम उस डिपॉजिटर का, उसके बाद अमाउंट ऑफ डिपॉजिट,
अमाउंट ऑफ विड्रॉल, बैलेंस कितना रहा डिपॉजिट या विड्रॉ करने के बाद, इसके बाद डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, उसके बाद आपका सिग्नेचर, और इधर जो भी बीपीएम होगा उसका सिग्नेचर रहेगा। इधर आपको मेंशन करना है कि SB26 फॉर्म का लास्ट नंबर वाला पर्ची कौन सा आपने काटा था। अगर आपने 15 अकाउंट सिर्फ खोला है SB26 में तो आपको इधर मेंशन करना है SB2615। तो इस तरह से दोस्तों इसे मेंटेन करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।